हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 26 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड 2812। देखो, आइडियली इसको मीडियम मार्क नहीं करना चाहिए था, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। देखो, हार्ड क्यों है उसके पीछे भी एक सिंपल सा रीज़न है ना, कि इसमें आपको मल्टीपल चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें तो मल्टीपल कंसेप्ट बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन जब इसको समझाऊंगा ना तो आपको समझ तो डेफिनेटली आ जाएगा। बट हमारे मन में जनरली यही रहता है कि आखिर वैसा थॉट आया कैसे हमारे मन में। तो जनरली क्या होता है, इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है बहुत सारे। ठीक है, और ये उसी फैमिली में फॉल करता है ये क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने उस टाइप का क्वेश्चन बना रखा होगा उनके लिए बहुत मतलब मीडियम तो ज़रूर होगा, ईजी नहीं बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बट जिन लोगों ने नहीं बनाया तो उनको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नई चीज़ें सीखोगे और इस तरह के प्रॉब्लम फ्यूचर में आएंगे तो डेफिनेटली आप लगा पाओगे, क्योंकि आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है ऐसे क्वेश्चन को। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं यार, डोंट फॉल फॉर फैंसी वर्ड्स। अभी हो सकता है बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल होंगे जहाँ पर डायरेक्टली आपको बोल देगा कि यार मल्टी सोर्स बीएफएस लगा दो, बन जाएगा। भाई, मल्टी सोर्स बीएफएस खुद में एक बहुत बड़ा फैंसी वर्ड है और सुन के ही डर लगने लगता है यार, मैंने कि मुझे तो आते ही नहीं है, ये क्या है। ठीक है, तो ये सारे बज़ वर्ड से दूर रहा करो। आप हमेशा फॉलो किया करो कि आपका थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है। ठीक है, बाद में देखा जाएगा कि ये जो फैंसी वर्ड्स वाले टर्म्स हैं वो क्या मतलब क्यों यूज़ कर रहे हो उसका। पहले आपका जो सबसे पहले जो दिमाग आपका बोल रहा है कि यार हमें ये सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, हम पहले वो करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया भाषण, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सेफेस्ट पाथ इन अ ग्रिड। एक ग्रिड दे रखा है एन क्रॉस एन का। ठीक है, वेयर आर कॉमा सी रिप्रेजेंट्स अ सेल कंटेनिंग अ थीफ इफ ग्रिड आर सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, रो कॉमा कॉलम है, अगर उसमें वैल्यू 1 है तो मतलब वहाँ पर एक थीफ बैठा है, एक चोर बैठा है। अगर 0 है तो वो खाली है वो सेल। ठीक है, यू आर इनिशियली पोजिशन एट सेल 0,0, मतलब आप स्टार्टिंग में यहाँ खड़े हो। ठीक है, 0,0 पर। इन वन मूव यू कैन मूव टू एनी एडजेसेंट सेल इन द ग्रिड इंक्लूडिंग सेल कंटेनिंग थीव्स। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप एक बार में एडजेसेंट सेल, मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला एडजेसेंट सेल है, मतलब राइट लेफ्ट अप और डाउन, है ना। चाहे वो यहाँ बगल में अगर थीफ भी हो तब भी आप जा सकते हो वहाँ पर, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर थीफ है तो नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है ना। इंक्लूडिंग सेल्स कंटेनिंग थीव्स ऑल्सो। द सेफनेस फैक्टर ऑफ अ पाथ ऑन द ग्रिड इज डिफाइंड एज द मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस फ्रॉम एनी सेल इन द पाथ टू एनी थीफ इन द ग्रिड। देखो, ये क्या बोल रहा है कि एक काम करते हैं, कोई भी एक रास्ता ले लेते हैं, पाथ। ठीक है, आपको जहाँ एक्चुअली में प्रॉब्लम में दे रखा है कि आपको n-1 तक जाना है। तो मान के चलते आपने 0,0 से स्टार्ट किया, आपको जाना यहाँ पर है। तो कोई भी पाथ लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं आपका मन किया कि आपने ये पाथ ले लिया। ठीक है, तो ये पाथ कितना सेफ है आप रियल लाइफ में भी सोचो। आप मानते हैं घर से स्कूल जा रहे हो तो पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे, भाई उस रास्ते से जाना जिस रास्ते में कहीं पर भी कोई चोर एकदम दूर से दूर हो, पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूर से दूर होना चाहिए। ठीक है, सबसे सेफेस्ट रास्ता ऑब्वियस आपके लिए वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या ये पाथ सेफ है, वो मैं देख लेता हूँ, है ना। जैसे ये पाथ अगर मान लेते हैं आपने पकड़ा, तो अगर पहले एक काम करते हैं, आप इस सेल में जाओगे पहले। ठीक है, तो जितने भी थीव्स हैं इस पूरे ग्रिड में, पहले तो देख लेते हैं कि हर थीव से कितना डिस्टेंस है इस सेल का। जैसे देखा जाए तो इस थीव से इसका दूरी मुझे 2 दिख रहा है, और वो दूरी मैंने कैसे निकाला, क्वेश्चन में दे रखा है मैनहट्टन डिस्टेंस करके निकालना। 0,1 है ये। ठीक है, और ये जो थीफ है वो कहाँ पर है, 0,3 पर है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालो, मॉड्यूलो, प्लस दोनों का वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, 1 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैंने वैसे निकाला डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस वैसे ही निकाल रहा हूँ हमेशा। ठीक है, चलो इस सेल पे आप आए तो आपने देखा कि अच्छा एक थीफ है, एक चोर है जिससे मेरी दूरी 2 है, और एक और चोर है इस पूरे ग्रिड में, देखो इससे आपकी दूरी 4 है। बट आपको खतरा किससे है ज़्यादा, जो सबसे करीब में जो चोर होगा आपके आपके उससे खतरा है ना। तो ऑब्वियस है सबसे करीब में कौन है, ये वाला थीफ जिसकी दूरी 2 है। तो ऑब्वियस बात है इसका तो पता है इस सेल का जो सेफनेस फैक्टर है उसकी वैल्यू 2 है ना। यहाँ पर देखो बता रखा है द सेफनेस फैक्टर ऑफ अ पाथ ऑन द ग्रिड इज डिफाइंड एज द मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस फ्रॉम एनी सेल इन द पाथ टू एनी थीफ इन द ग्रिड। मिनिमम डिस्टेंस बोल रहा है,
अब क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको डर किससे होगा, जो आपके सबसे करीब चोर होगा, ठीक है। तो एक चोर था 4 दूरी पर, एक चोर था 2 दूरी पर, तो ऑब्वियस है जो दो दूरी पर है उससे डर आपको ज़्यादा है, ठीक है। तो इस सेल का सेफनेस फैक्टर मुझे ये दिख रहा है कि ठीक है। अब मान के चलते हैं आपने एक और पाथ मतलब ये पाथ पकड़ा था ना, तो ये सेल है नेक्स्ट सेल, इसका इस चोर से दूरी 1 है और इस चोर से दूरी 5 है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है मैं 1 रखूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा मुझे इसी वाले से है, क्योंकि मेरे सबसे नियरेस्ट वो है, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी अगर अगर फिर उसके बाद आप कहाँ हैं, उसके बाद आप इस सेल पर आए, ठीक है। इसका इस चोर से दूरी कितना है, 1 है, और इस चोर से दूरी 3 दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया मिनिमम वाले को, ठीक है। इसके बाद मान के चलते हैं आप यहाँ पर आए, इसका भी 1 दूरी पर ये वाला चोर है और ये वाला चोर का दूरी कितना है, जितना भी होगा 1 से ज़्यादा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है खतरा मुझे किससे है, इस 1 वाले से है, 1 दूरी वाले से। फिर यहाँ पर आए तो ये इसका दूरी इस चोर से कितना है, 2 है, और इसका दूरी इस चोर से आई थिंक कितना है, 2,3 3,0 4 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है खतरा किससे है, जिससे आप पास हो, तो ये 2 वाले से खतरा आपको, इससे खतरा है, ठीक है। फिर यहाँ पर दोनों छोर से दूरी जो है 3 है, तो 3 ही लिखा मैंने, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इस पाथ पर ध्यान देना, ये पाथ आपने ये वाला पकड़ा था ना, ये पाथ आपने पकड़ा था, तो इस पूरे पाथ में सबसे नियरेस्ट आप कब आए किसी भी चोर के, बताओ तो। इस पूरे पाथ में किसी भी चोर के आप सबसे नियरेस्ट कब आए थे, देखते हैं। पाथ को एक बार हमने ड्रॉ तो कर ही लिया, सबसे नियरेस्ट में देखो इस वक्त आया था जब मेरी दूरी 1 हो चुकी थी, ठीक है। तो इस पूरे पाथ का सेफनेस फैक्टर ना, ऐसा सेफनेस फैक्टर का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो अब घर जाके बताओगे कि मैं एक ऐसे पाथ से गया जिसमें एक ऐसा वक्त भी आया था जब मैं एक चोर से ना 1 दूरी पर था सिर्फ, मतलब सेफनेस फैक्टर इस पाथ का 1 है। तो घर वाले बोलेंगे कि भाई इतना करीब क्यों गया, कोई और पाथ है जिसका सेफनेस फैक्टर इससे भी ज़्यादा हो, ठीक है। वही बोला है क्वेश्चन में, रिटर्न द मैक्सिमम सेफनेस फैक्टर फॉर ऑल पाथ्स रीचिंग टू n-1 n-1। अब चीज़ समझ में आया, स्टोरी की तरह समझो इसको, कि घर वालों को आपने बताया कि भाई जो पाथ मैंने पकड़ा ना स्कूल जाने के लिए, मैं सबसे करीब एक ऐसे रास्ते से गुजरा था, एक ऐसे सेल से गुजरा था जिसकी दूरी किसी भी चोर से सबसे नियरेस्ट दूरी थी 1, ठीक है। तो इस पूरे पाथ में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस किसी भी थीफ से देखो 1 है, ये रहा, ठीक है। तो सेफनेस फैक्टर इस पाथ का 1 हो गया। तो पेरेंट्स लोग डर जाएंगे कि भाई और सेफनेस फैक्टर और ज़्यादा होना चाहिए, इतना पास तुम नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, है ना। तो हम कोई और पाथ को देखेंगे। तो आंसर देखो, आंसर क्या है कि भाई आंसर है कि ये वाला पाथ चुनो, ठीक है। अब इस पाथ में क्या खास है वो भी देख लेते हैं। इस पाथ अगर इस सेल की देखो, मान लेते ऑब्वियस आप यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो इस थीफ से दूरी आपकी 3 है और इस थीफ से दूरी आपकी 3 है, तो ऑब्वियस है 3 है, दोनों से 3 ही है, तो 3 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप फिर यहाँ पर आए, इस थीफ से आपकी दूरी 2 है, इस थीफ से आपकी दूरी 3 है, ठीक है। तो जो सबसे नियरेस्ट है आपको टेंशन उसी से है, तो 2 लिखा आपने कि भाई 2 सेफनेस फैक्टर है। फिर आप यहाँ पर आए, इस सेल की दूरी, आप इधर आए है ना, इस सेल की दूरी इस चोर से कितना दिख रहा है, ऐसे निकाल लो, 1,1 है ना इस सेल का, और ये जो चोर है इसका है 0,3, दूरी कितना होगा 1 - 2, 1 + 2 दैट इज़ 3, ठीक है। मैनहट्टन डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इस चोर से दूरी 3 आ रही है और इस चोर से भी दूरी 3 ही आएगी, तो दोनों सेम है तो 3 ही रखूँगा मैं, कि भाई इस सेल में अगर मैं खड़ा होता हूँ तो सबसे नियरेस्ट मेरा जो चोर होगा उसकी दूरी मुझसे 3 होगी, ठीक है। अब आप फिर मान लेते हैं यहाँ पर आए, यहाँ पर सबसे नियरेस्ट जो चोर होगा जिससे आपकी दूरी कितनी होगी, 2 होगी। अब देख लेना, इससे दूरी निकालना मैनहट्टन, इससे दूरी निकालना मैनहट्टन, सबसे नियरेस्ट चोर जो होगा वो 2 दूरी पर होगा, ये वाला होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आओगे तो इसका दूरी इस चोर से निकालो और इस चोर से निकालो, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट दूरी क्योंकि आपको डर सबसे ज़्यादा उसी से है, राइट, तो उसका दूरी 3 होगा यहाँ पर भी। फिर आप यहाँ पर आए, है ना, तो सबसे नियरेस्ट दूरी आपका दिखेगा ये वाला दिखेगा इस चोर से, है ना, दूरी कितना है 2 होगा आई गेस,
देख लेते हैं। 3,0 है चोर का और सेल का है 3,2 है, तो 3 - 3 0 प्लस 0 - 2 2, ठीक है 2 आ गया। तो मैनहट्टन डिस्टेंस 2 है। अब यहाँ पर आप आओगे, ठीक है, फिर यहाँ पर देखो इस चोर से दूरी 3 होगी, इस चोर से भी दूरी 3 ही होगी, तो वैल्यू 3 ही रखेंगे। नियरेस्ट चोर 3 दूरी पर है, ठीक है। अब इस पाथ में आप घर जाके बताओगे कि यार मम्मी मैं एक ऐसे पाथ से गया था जिसमें पता है मैं सबसे करीब किसी चोर के कब गया था, जब मेरी दूरी 2 थी। ये देख रहे हो 2 थी। तो इस पूरे पाथ में है ना सबसे ज़्यादा खतरा मुझे कब पड़ा था, जब मैं 2 दूरी पर था। तो सेफनेस फैक्टर इस पाथ का मतलब मिनिमम डिस्टेंस था इस पाथ में किसी भी सेल का किसी भी थीफ से मिनिमम डिस्टेंस था 2 था, इससे कम नहीं था। तो पेरेंट्स बोलेंगे ना हाँ ये पाथ थोड़ा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इस पाथ में कभी भी तुम चोर के बहुत ज़्यादा करीब नहीं गए, 2 दूरी पर गए थे। लास्ट वाला पाथ जो था वो ख़राब था, उसमें देख रहे हो 1 दूरी पर गए भाई, तुरंत तुरंत तुमको पकड़ लेता वो, है ना, चोरी कर लेता तुमको पकड़ के। तो ये पाथ बहुत बढ़िया है। तो फिर अब पापा बोलेंगे कि यार कोई और पाथ है जिसमें सेफनेस फैक्टर 3 जा सके या 4 जा सके या 5 जा सके, और आगे जब बढ़ के देख लो 3 4 5, जितना ज़्यादा सेफनेस फैक्टर होगा उतना सेफ होगा आपके लिए रास्ता, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी पाथ को एक्सप्लोर करोगे, है ना। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा कि आपको करना क्या है ना। आपको एक ऐसा पाथ निकालना है जिसका सेफनेस फैक्टर मैक्सिमम हो, और सेफनेस फैक्टर कैसे निकाल रहे वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप कोई भी पाथ को पकड़ लो, उस पाथ में हर एक सेल में कोई भी सेल में चले जाओ, उस सेल से किसी भी थीफ का दूरी निकालो, ठीक है। सारे थीफ का दूरी निकाल लो, उसमें से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही उसका सेफनेस होगा उस सेल का, है ना, ठीक है। तो इसका आउटपुट 2 क्यों है, क्योंकि सेफनेस फैक्टर 2 मुझे मिला था इस पाथ में, ये बेस्ट पाथ है। इसके अलावा आप कोई भी पाथ लेके दिखा दो मुझे जिसमें सेफनेस फैक्टर इससे भी ज़्यादा हो, नहीं मिलेगा आपको, इससे बढ़िया पाथ मिलेगा ही नहीं। आप और कौन सा पाथ लोगे, मान लेते हैं आपने ये वाला पाथ लिया, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, जो आंसर है उसको इरेज कर देते हैं। मान लेते हैं आपने ये पाथ लिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी देखो ना, ये इस सेल को देखो, इस सेल को देखो, दोनों की दूरी 1 है, मिनिमम दूरी इस चोर से। तो भाई सेफनेस फैक्टर इस पाथ का 1 हो गया, है ना। तो ये उतना अच्छा पाथ नहीं है, सबसे ज़्यादा सेफ पाथ मुझे यही दिख रहा है जिसका सेफनेस फैक्टर जो है 2 है ना। क्योंकि जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, तो कोई भी ऐसा सेल नहीं था जिसका सेफनेस फैक्टर 2 से कम था, है ना। वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 2 था, है ना। जैसे ये सेल का देखो, इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 3 थी, इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 3 थी, इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 3 थी, है ना। तो कोई भी सेल ऐसा है ही नहीं जिसमें नियरेस्ट चोर मुझसे 1 दूरी पर हो, है, मतलब या तो लेस देन इक्वल टू 2 दूरी पर हो। सारे का डिस्टेंस देखो, ये सेल तो बड़ा मस्त है, इसमें जो नियरेस्ट चोर है वो मुझसे 2 दूरी पर है। ये भी सेल बढ़िया है, इसमें तो नियरेस्ट चोर मुझसे 3 दूरी पर है, तो बहुत सेफ सेल है ये वाला, तो है ना। यहाँ 2 दूरी पर, 3 दूरी पर, 2 दूरी पर, यहाँ 3 दूरी पर, तो बेस्ट पाथ है ये, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग एकदम नॉर्मल तरीके से, जैसे घर में अगर आपको बोला जाता कि भाई सेफेस्ट पाथ आपको जाना है, ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे, रियल लाइफ स्टोरी से समझो, ठीक है। तो अब देखो, अभी ऊपर याद है थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था ना कि पापा बोल रहे थे कि क्या चलो ठीक है 2 सेफनेस मिल तो गया है तुमको, बट तुम फर्दर और बढ़िया पाथ ढूंढ सकते हो क्या जिसका सेफनेस 3 हो। क्या तुम फर्दर और बढ़िया पाथ ढूंढ सकते हो जिसका 4 हो, ठीक है। तो चलो मुझसे 3 का पूछा गया कि क्या कोई ऐसा पाथ है जिसका जो सेफनेस है वो 3 हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, मैं जाऊँगा और मैं वो पाथ ढूंढने की कोशिश करूँगा जहाँ पर सेफनेस, यहाँ पर आप उस पाथ को ढूंढने की कोशिश करोगे जिसमें हर एक सेल का जो वैल्यू होगा किसी भी थीफ से, नियरेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 होगा, तभी तो उस पाथ का सेफनेस फैक्टर 3 होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप इधर गए, तो सेफनेस वैल्यू देखो, नियरेस्ट थीफ कौन है, ये है, वो भी 2 दूरी पर है, तो ये पाथ तो वैलिड नहीं है। फिर देखो पहला ही सेल गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया था कि भाई वो पाथ ढूंढना है जिसमें हर एक सेल का जो सेफनेस वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इधर तो नहीं जा सकते, तो मैं देखता हूँ इधर जाके देखता हूँ,
भाई इसका भी नियरेस्ट थीफ से वैल्यू 2 है, डिस्टेंस 2 है, ठीक है। तो ये पाथ भी मुझे नहीं दे पाएगा सेफनेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का, क्योंकि देखो पहला ही वैल्यू मुझे 2 का मिल गया है ना। तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप 3 सेफनेस फैक्टर का आंसर ला सको इस अरे में, ठीक है। ये चीज़ समझ में गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया, अगर आपको बता दिया जाए कि भाई क्या है सेफनेस वैल्यू, सेफनेस फैक्टर को क्या रखना है, तो आप क्या करोगे, आप 0,0 से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे और उसी सेल में जाओगे जिसका सेफनेस फैक्टर ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। फिर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर गए, इसका वैल्यू क्या है, नियरेस्ट चोर से दूरी क्या है, 2 है, तो आपको ठीक है, मतलब दिस इज़ अ फाइन गुड सेल फॉर यू, क्योंकि आपको सेफ्टनेस फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं आपको यहाँ गए, इसका नेबर ये है ना, राइट लेफ्ट आप डाउन जा सकते हो, तो राइट गए तो देखा अच्छा नहीं, इसका दूरी नियरेस्ट चोर से 1 है, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, सेफनेस फैक्टर 2 मेंटेन करके रखना है, या 2 से अधिक हो तो बढ़िया है। तो दूसरा नेबर कौन है, ये है। तो आपने देखा कि अच्छा इसका जो दूरी है नियरेस्ट थीफ से वो 3 है, तो विच इज़ गुड, क्योंकि आपको सेफनेस फैक्टर 2 चाहिए था, लेकिन आपको 2 से बड़ा मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिल गया, तो ये भी आपके लिए गुड है, ठीक है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर गए तो देखो ये भी सही है, क्योंकि इसका वैल्यू है ना नियरेस्ट थीफ से 2 है, तो आप यहाँ पर चले गए। फिर आप मान लेते हैं यहाँ जाने की कोशिश की आपने देखा कि अच्छा इसका जो नियरेस्ट थीफ से जो दूरी है वो 1 है ना, 1 है या सॉरी 1 ही है, तो ऑब्वियस आप यहाँ नहीं जाना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसी हर सेल का वैल्यू इन दैट पाथ। तो आपने इस पाथ पर आए, ठीक है, आपने यहाँ पर देखा कि अच्छा सेफनेस वैल्यू जो है वो 3 है, नियरेस्ट थीफ से जो वैल्यू है वो 3 है, मतलब इट इज़ गुड। फिर यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू है वो 2 है थीफ से, फिर यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू है वो 3 है। तो देखो ये पाथ आपके लिए बेस्ट पाथ हुआ, मतलब करेक्ट पाथ हुआ। क्यों? क्योंकि इस पाथ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सेफनेस वैल्यू लेस देन 2 हुआ, कभी नहीं हुआ, हमेशा ग्रेटर देन या तो इक्वल टू मेंटेन रहा, ठीक है। तो सेफनेस वैल्यू 2 तो पॉसिबल है मेरे लिए, है ना। तो फिर तभी तो फिर पापा ने बोला था कि चलो 2 जब पॉसिबल है तो भाई 3 को देखो, तो 3 का मुझे नहीं मिला था, राइट, है ना, 3 का मुझे नहीं मिला था, तो आंसर 2 ही था मेरे लिए बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 2 हिंट मिल गया था कि देख रहे हो मैं सेफनेस फैक्टर को फिक्स कर रहा हूँ। मान लेते हैं पहले मैंने 1 रखा, फिर ट्राई मारा कि क्या सेफनेस फैक्टर 1 पॉसिबल है, हाँ यहाँ पॉसिबल है, ये देखो इस पाथ में अगर ध्यान दो, सेफनेस फैक्टर 1 वाला पाथ तो बहुत सारा है, एक तो ये दिख रहा है मुझे, है ना। इस पाथ में अगर ध्यान दोगे तो हर सेल की वैल्यू लेस देन सॉरी ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 ही होगा। देखो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला सेफ पाथ तो मुझे मिल गया। तो फिर मुझे बोला गया कि भाई उससे भी बड़ा ढूंढ सकते हो क्या, वैसा पाथ ढूंढ सकते हो जिसका वैल्यू सेफनेस फैक्टर 2 से हो, मतलब 2 हो जिसका। तो मुझे दिख गया एक पाथ, ये वाला पाथ है ना, इसका सेफनेस फैक्टर इस पाथ का 2 है, ठीक है। क्योंकि कोई भी सेल में जाओगे ना इस पाथ में किसी भी सेल पे जाओ, आपका नियरेस्ट थीफ से दूरी लेस देन 2 होगा ही नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। देख लो कोई भी सेल, इसको देख लो 3 है इसको देख लो इसका 2 है, ठीक है। तो मुझे और बेटर आंसर मिल गया। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने 1 ट्राई किया, फिर 2 ट्राई किया, फिर 3 ट्राई किया, फिर 4 ट्राई किया एंड सो ऑन। तो 3 में जब मुझे आंसर नहीं मिला, याद करो, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लास्ट कहाँ बेस्ट आंसर मिला था, 2 मिला था, तो मेरा यही आंसर होगा। कुछ यहाँ से हिंट मिल रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं कि भाई सेफनेस फैक्टर बहुत सारा हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बाइनरी सर्च लगाओ। पहले आप सेफनेस मतलब ये आपका लोवेस्ट सेफनेस फैक्टर वैल्यू है, और राइट साइड में कोई बड़ा वैल्यू ले लेना, इन्फिनिटी ले लेना, इसका राइट साइड ले लेना, ये आपका मैक्सिमम सेफनेस फैक्टर है जो आप अचीव कर सकते हो। देख लेंगे अचीव कर भी सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो आप आराम से मिड निकालोगे, मान लेते हैं मिड आपका आया 3 आया, मान के चलते हैं मिड आपका 3 आ गया। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या आप कोई ऐसा पाथ ढूंढ सकते हो जिसका सेफनेस फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, ठीक है, जिसका सेफनेस फैक्टर 3 हो, मतलब उस पाथ में सारे सेल का जो डिस्टेंस है नियरेस्ट थीफ से वो लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है 3 वाला नहीं मिल पा रहा है, तो 3 के राइट साइड जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब 3 का नहीं मिला तो 4 का कहाँ से मिल जाएगा आपको,
ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड जाना चाहिए, तो आपका राइट यहाँ आ जाएगा। अब आपको ढूंढना चाहिए इन दोनों का मिड। मान देते हैं इन दोनों का मिड मुझे मिला 1 मिला, तो आप चेक करोगे कि क्या कोई ऐसा पाथ है जिसका सेफनेस फैक्टर 1 है। तो हाँ, मुझे दिख तो रहा है कि ये पाथ है, ठीक है, फिर एक ये पाथ है, बहुत सारे पाथ है, तो एक पाथ का मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। हाँ, ये जो पाथ है इसका सेफनेस फैक्टर 1 है। क्यों? क्योंकि इस पाथ में कोई भी सेल में आप जाओ, उसका जो वैल्यू होगा, मैनहट्टन डिस्टेंस होगा नियरेस्ट थीफ से, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा, है ना। इसका देखो, ये 2 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, ठीक है। तो इस पाथ, मुझे एक पाथ मिल चुका है जिसका सेफनेस फैक्टर 1 है। तो मैं बोला बहुत बढ़िया है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? सेफनेस फैक्टर का 1 होना चाहिए। बट मैं बोलूँगा कि और बड़ा ढूंढ सकते हैं क्या? जो याद करो पापा पूछ रहे थे कि और बड़ा सेफनेस फैक्टर ढूंढ सकते हो, तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, राइट साइड जाके देखता हूँ, 1 के राइट साइड। तो मैं इस बार यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो एल यहाँ पर मैंने मूव कर दिया, ठीक है। राइट भी लास्ट टाइम यहीं पर था शायद, है ना। तो इस बार मिड निकालोगे तो मिड यही आ जाएगा आपका। फिर आप चेक करोगे कि क्या सेफनेस फैक्टर 2 वाला कोई भी पाथ है हमारे पास। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप इधर जाओगे, देखोगे अच्छा इसका वैल्यू जो है नियरेस्ट थीफ से वो 2 है, तो विच इज़ गुड। मुझे 2 से चाहिए, है ना, 2 या 2 से अधिक चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए मुझे। फिर यहाँ पर आए तो 3 मिला, विच इज़ ऑल्सो गुड, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ विद द थीफ। यहाँ पर 2 मिला, नियरेस्ट डिस्टेंस विद द थीफ। यहाँ पर भी 2 मिला, यहाँ पर 3 मिला, नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ पर 3 मिला। तो इस पाथ में देखो, क्या कोई भी ऐसा सेल है जिसका नियरेस्ट थीफ से दूरी लेस देन 2 है? नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है हर बार, हर सेल में। तो ये 2 आपका वैलिड आंसर है, ठीक है। तो आपको बेटर आंसर मिल गया, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या छिपा था? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हमने किस में लगाया? ऑन सेफनेस फैक्टर पे लगाया, ठीक है। यहाँ तक तो एक चीज़ समझ में आ गया, वो घर में पेरेंट्स से बात करते ही करते ही अंदाज़ा लग गया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि चल ठीक है, मान लिया सेफनेस फैक्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी रखेंगे और बाइनरी से लगाएंगे, बट आपको, और फिर आप यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे, है ना, यहाँ स्टार्ट करोगे, फिर आप ट्रैवर्स वहाँ करोगे जहाँ पर सेफनेस फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी आप सेफनेस फैक्टर सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। तो बट आपको हर सेल का सेफनेस फैक्टर निकालना भी तो है ना। तो हर सेल का सेफनेस फैक्टर कैसे निकाल सकते हो? जैसे मान लेते हैं आपको इस सेल का निकालना है सेफनेस फैक्टर, मतलब सेफनेस फैक्टर मतलब इस सेल से नियरेस्ट कौन सा थीफ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, नियरेस्ट थीफ कैसे ढूंढोगे? खुद सोचो, किसी भी सेल, जैसे मान लेते हैं ये सेल है, आपको नियरेस्ट सेल ढूंढना है जहाँ पर थीफ प्रेजेंट है। क्या लगाना चाहोगे? ऑब्वियस है भाई, BFS ही लगाओगे ना, नियरेस्ट ढूंढना है, नियरेस्ट सेल ढूंढना है जहाँ पर चोर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से BFS मारोगे, और BFS मारने का क्या तरीका था याद है? राइट, लेफ्ट, अप या डाउन ही जा सकते हो, क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप यहाँ से राइट गए, मान लेते हैं, क्या ये थीफ है? नहीं, ये थीफ नहीं है। फिर अब यहाँ पर गए, क्या ये थीफ है? ये थीफ है। तो कितना दूरी, तो थीफ जब मिला आपको तो आपने मैनहट्टन डिस्टेंस निकाला, ठीक है। मैनहट्टन डिस्टेंस जब आपने निकाला तो यहाँ पर आ गया 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसी तरह फिर आप यहाँ पर आओगे, फिर इस यहाँ पर एक BFS हिट करोगे, फिर नियरेस्ट थीफ से दूरी अपडेट करोगे, तो नियरेस्ट थीफ मुझे मिला 1, ठीक है। फिर ये तो थीफ है, इसको छोड़ो। फिर ये तो स्टार्टिंग वाला सेल था, इसका भी आपको नियरेस्ट थीफ से दूरी निकाल लेना चाहिए था, है ना। तो BFS फिर यहाँ से हिट करते तो 3 आता, फिर इसका दूरी निकालने के लिए फिर यहाँ से BFS हिट करते, है ना, यहाँ पर दूरी 2 आता, ठीक है। फिर इसका दूरी यहाँ से हिट करते तो यहाँ पर 3 आता, है ना, मैनहट्टन डिस्टेंस नियरेस्ट थीफ से। बट इसमें एक प्रॉब्लम है यार, आप क्या कर रहे हो? विजिट ईच सेल, हिट BFS टू फाइंड नियरेस्ट थीफ, ठीक है। अब एक बात बताओ, बहुत मेहनत वाला काम आप कर रहे हो, बार बार BFS हिट कर रहे हो, ठीक है। M×N तो मेरा नंबर ऑफ सेल्स है टोटल, और आप वर्स्ट केस में हर सेल में जा रहे हो, है ना, हर सेल में जा रहे हो और हर सेल से BFS हिट कर रहे हो, तो M×N टाइम्स BFS का जो टाइम कम्प्लीसिटी होता है, तो इतनी बार आप कर रहे हो, डेफिनेटली ये पास तो नहीं होगा, है ना। तो आपको कुछ बढ़िया सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला बहुत टाइम लेगा,
M इंटू N इंटू BFS, हर सेल में जा रहे हो आप, ठीक है, और वहाँ से BFS हिट करके चेक करना चाह रहे हो कि भाई नियरेस्ट थीफ कहाँ पर है। तो कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो समझते हैं। तो इसको ऐसे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। मान के चलते हैं यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पर एक सेल है, ठीक है। एक थीफ यहाँ पर है ना, थीफ 1, एक थीफ यहाँ पर है, थीफ 2, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ ना कि भाई ये जो सेल है, ठीक है, और ये जो सेल है, मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि इस सेल से नियरेस्ट थीफ कौन सा है, और आपको ये भी पता करना है कि इस सेल से नियरेस्ट थीफ कौन सा है, ठीक है। एक तो सबसे घटिया तरीका यही था कि हर सेल में गए, BFS मारा, नियरेस्ट जो भी थीफ आपको मिला आपने वहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया, फिर इस सेल पर गए, फिर BFS मारा, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, राइट। बहुत मेहनत वाला काम था वो, हर सेल से BFS मारोगे, टाइम लिमिट एक्सीड आएगा। तो एक बेस्ट तरीका पता है क्या हो सकता है कि तुम थीफ के पास जाओ, सेल के पास मत जाओ, थीफ के पास जाओ, और थीफ से बोलो कि भाई थीफ तू एक बात बता, तेरे नियरेस्ट सेल कौन सा है। तो थीफ बोलेगा रुक मैं BFS हिट मार के देखता हूँ, नियरेस्ट सेल ढूंढना है। तो थीफ BFS हिट मारेगा तो उसको नियरेस्ट सेल C1 दिखेगा, तो मैं जान जाऊँगा कि इस C1 से नियरेस्ट थीफ जो है ना वो थीफ 1 है। सिमिलरली थीफ 2 को भी मैं उसी वक्त बोल दूंगा कि भाई तू भी ना हिट मार ले BFS, और ये मुझे बता देना कि नियरेस्ट सेल कौन सा है, और डिस्टेंस भी बता देना, ठीक है। तो ये भी BFS मारेगा तो इसको नियरेस्ट सेल ये मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने दोनों को बोला कि भाई सेम टाइम तुम दोनों एट द वेरी सेम टाइम साइमल्टेनियसली तुम दोनों BFS हिट मारो, ठीक है, इसने भी BFS हिट मारा, थीफ 1 ने भी, और इसने भी BFS हिट मारा, थीफ 2 में ने भी BFS मारा, इधर BFS मारा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है C1 जो है विजिटेड, देखो सिंस हमने BFS मारा है तो C1 जो विजिटेड होगा इट विल बी विजिटेड बाय द नियरेस्ट थीफ, क्योंकि BFS मारा हमने तो थीफ 1 ही उसको विजिट करेगा, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। अब मान लेते थीफ 2 ने BFS मारा, तो BFS मारते मारते फिर C1 पे पहुंचा, तो मैं बोल दूंगा कि भाई C1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, थीफ 1 ने उसको विजिट मार्क कर दिया था, थीफ 2 तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पर, तो तुम रहने दो, है ना। थीफ 1 ऑलरेडी अगर विजिट करा जा चुका है किसी थीफ से, मतलब सॉरी कॉलम 1, ये जो सेल 1 है C1, अगर ऑलरेडी ये विजिटेड करा जा चुका है किसी थीफ से, मतलब पक्का किसी नियरेस्ट थीफ ने ही उसको विजिट किया होगा, है ना। तो ऑब्वियस है ये विजिट मार्क हो चुका होगा, मैं इसको विजिट मार्क कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली C2 जो है, ये थीफ 1 हो सकता है BFS मारते मारते C1 C2 पर आया, तो मैं बोल दूंगा कि भाई C2 तो ऑलरेडी मार्क्ड है, और पक्का उसको मार्क उसके नियरेस्ट थीफ नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने BFS मारा था उसके नियरेस्ट थीफ से, ठीक है। तो अगर C1 और C2 मार्क्ड हो चुके हैं तो ऑब्वियस है वो अपने नियरेस्ट थीफ से ही मार्क्ड हुए होंगे, ठीक है। तो यही बेनिफिट है हमारे पास कि BFS करने का, कि हमें नियरेस्ट थीफ का से विजिट कर सकते हैं किसी भी सेल को। तो आप देखें मैंने अपना अप्रोच ही चेंज कर दिया। मैंने क्या बोला कि इंस्टेड ऑफ हिटिंग BFS फ्रॉम एवरी सेल, मैं क्या करूँगा, हर थीफ को के पास जाऊँगा और बोलूँगा भाई तुम लोग ना एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली BFS हिट करो, ठीक है, और अपने नियर बाई सेल्स का अपने से मैनहट्टन डिस्टेंस अपडेट कर दो, ठीक है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस जब अपडेट करोगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक अलग अरे बना लिया है ताकि मैं आपको शो कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में थीफ यहाँ पर था और यहाँ पर था ना, तो इन दोनों थीफ का खुद से दूरी कितना होगा, 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब याद करो मैंने क्या बोला था कि दोनों थीफ को मैं एक साथ बोलूँगा BFS हिट करने के लिए, तो मैं BFS के लिए Q यूज़ करते थे, ठीक है। तो दोनों थीफ को मैं पहले ही डाल दूंगा, पहला थीफ 3,0 पर है ना, नहीं पहला थीफ कहाँ पर है, 0,3 पर है, रो कॉमा कॉलम डाल दिया कि ये पहला थीफ है, और दूसरा थीफ कहाँ पर है, 3,0 पर, 3,0 पर है, ठीक है। तो मैं साइमल्टेनियसली देखो दोनों को मैंने क्यू में डाल दिया और साइमल्टेनियसली दोनों को बोल रहा हूँ। अभी करंट साइज़ क्या है इस क्यू का, 2 है, तो साइमल्टेनियसली मैं दोनों को पॉप करूँगा, इसको भी पॉप करूँगा, इसको भी पॉप करूँगा, ठीक है, और बोलूँगा कि तुम दोनों एट द सेम टाइम BFS हिट करो। तो 0,3 ये वाला सेल, ठीक है, ये अभी नियरेस्ट, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये जो सेल है इसका खुद से दूरी 0 होगा, तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये जो 2D एरे, मैं इस 2D एरे का नाम क्या दे दूँ, डिस्टेंस टू नियरेस्ट थीफ लिख सकते हो,
ठीक है, इस 2D अरे का मैंने नाम ये रख दिया, ठीक है। सिमिलरली फिर 0,3 है ना, 0,3 का नेबर कौन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो वो अपने नेबर को यहाँ पर पुश करेगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। कौन है भाई, 2,0 है और कौन है 3,1 है, ठीक है। सिमिलरली 3,0 भी अपने नेबर को पुश करेगा। इसका नेबर कौन है, ये है और ये है, 0,2 और 1,3, 0,2 और 1,3, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल का मेरा ये हो गया। नेक्स्ट लेवल में मेरे इतने नोट्स प्रोसेस हो जाएंगे एक बार में, ठीक है। तो इसने अपने नेबर को यहाँ पर अपडेट कर दिया होगा कि ये नेक्स्ट लेवल के मेरे नेबर्स थे, नेक्स्ट लेवल के नेबर्स थे। तो इन दोनों की दूरी मुझसे कितनी होगी, मैनहट्टन डिस्टेंस होगी दूरी, ठीक है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस इसका कितना है, यहाँ 1 है और इसका मैनहट्टन डिस्टेंस यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। देख लो 3,0 है चोर का और जो नेबर है वो 2,0 पर है। तो इसका मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 3 - 2 मॉड्यूलो प्लस 0 - 0 मॉड्यूलो, तो 3 - 2 1 हो गया, तो मैनहट्टन डिस्टेंस 1 हो गया, ओके। और मैंने इन लोगों को इन सेल को विजिटेड मार्क कर दिया, ये विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, ठीक है। मतलब उनकी वैल्यू अब 0 नहीं है। अभी स्टार्टिंग में सब में 0 डाल देना, ओके, ठीक है। इसी तरह फिर ये भी भरेगा। इसने क्या कर दिया, इन दोनों का वैल्यू, इसका भी 1 कर दिया, इसने इसका 1 कर दिया, ठीक है, ओके। याद करो नेक्स्ट टाइम के लिए अब हमें इनको प्रोसेस करना है। ये सब तो पॉप हो गए, अब मैं इसको पॉप करूँगा। अब देखो कितना साइज़ है हमारे करंट लेवल का, चार नोड्स हैं, 1 2 3 4, एक सारे को पॉप करेंगे चारों को, और उन लोगों को बोलेंगे तुम लोग अपने नेबर को पॉपुलेट करो। तो सिमिलरली ये बंदा अपने नेबर को पॉपुलेट करेगा। इसका नेबर कौन है, ये है और ये है, ठीक है। तो पॉपुलेट कर देगा, इसका दूरी 2 आएगा, इसका दूरी 2 आएगा। सिमिलरली सॉरी, ये वाला बंदा, इसका नेबर ये है और ये इसका नेबर ये है, तो ये तो ऑलरेडी विजिटेड हो गया ना। देखो यहाँ पर मैंने 2 भर दिया, इसको छोड़ो, यहाँ पर आते हैं। तो इसका एक नेबर ये था, इसको अपडेट करके मैंने 2 कर दिया, ठीक है। सिमिलरली और कौन कौन थे नेबर, हाँ ये नेबर था और ये नेबर था। इनका नेबर कौन है, एक ये है, एक ये है। इसका नेबर कौन है, ये है और ये है। तो ये इन लोगों को पॉपुलेट कर देगा, है ना। तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली फिर नेक्स्ट टाइम के लिए क्यू में डालेंगे चीज़ों को, तो ये सारे भी पॉपुलेट हो जाएंगे, तो डिस्टेंस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो पता है इस अरे का मतलब क्या हुआ, किसी भी सेल में चले जाओ, मान के चलते हैं आप इस सेल पे आ गए, तो पता है इस 2 का मतलब क्या हुआ कि इस सेल पे अगर आप खड़े होते हो तो सबसे नियरेस्ट आपकी जो थीव दिखेगा उससे आपकी दूरी 2 होगी, उसके आपकी दूरी मैनहट्टन डिस्टेंस 2 होगी। और सही बात है 2 ही है, तुम खुद देख लो। ये जो 1,2 है, 1,2 है ना ये वाला सेल, इससे नियरेस्ट थीव कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। उससे मैनहट्टन डिस्टेंस निकालो, 0,3, 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, प्री पॉपुलेट कर लिया एक अरे में प्री पॉपुलेट कर लिया डिस्टेंस टू नियरेस्ट थीव, ठीक है। या तो आप सेम इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसी अरे को मॉडिफाई कर सकते हो, बट मैंने एक अलग से 2D अरे ले लिया, उसमें मैंने डिस्टेंस टू नियरेस्ट थीव डाल दिया है, ठीक है। अब आप आराम से बाइनरी सर्च लगाओ ना, आप कौन रोक रहा है आपको। सेफनेस फैक्टर आप पहले 1 ले लो, या तो बाइनरी सर्च मैंने आपको बोला था ना। तो सेफनेस फैक्टर आपने क्या किया, लो को 1 ले लिया कि भाई मिनिमम से मिनिमम सेफनेस फैक्टर इतना होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम सेफनेस फैक्टर कितना होगा, मान लेते हैं इन्फिनिटी ले लिया। फिर आपने मिड निकाला, ठीक है। तो अब जो भी आपको मिड मिला सेफनेस फैक्टर, मान लेते हैं x मिला, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 0,0 से आपको स्टार्ट करना है, यही तो आपका घर है और आपको जाना है अपने स्कूल, है ना, 3,3 पर। तो आप देखोगे कि ये क्या कोई ऐसा पाथ पॉसिबल है जिसका सेफनेस फैक्टर मिड = x है ना, ठीक है, जिसका सेफनेस फैक्टर > मेरा मिड हो, मिड मतलब x हो, इससे कम नहीं होना चाहिए सेफनेस फैक्टर, मैं इतना ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक मान लेते हैं मेरा मिड जो है वो मेरा 3 था, ठीक है। तो मैं चाहूँगा मुझे वैसा पाथ मिले, ठीक है, मैं चाहूँगा मुझे वैसा पाथ मिले जिसका सेफनेस फैक्टर जो है ना वो 3 हो, ठीक है। मतलब उस पाथ में कोई भी सेल हो नहीं होना चाहिए जिसका वैल्यू << 3 हो। तो ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू देखो सेफनेस फैक्टर के बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। इसका नेबर कौन है, ये है और ये है। तो जो नेबर है देखो तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 2 है, ये रहा 2 है। बट मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसा पाथ चाहिए जिसमें सारे सेल की वैल्यू है ना > 3 होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा पाथ ढूंढ रहा हूँ जिसका सेफनेस फैक्टर 3 हो। तो मिनिमम वैल्यू 3 हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 से ज़्यादा हो तो बढ़िया है,
बट देखो यहाँ 2 आ गया, तो ये मेरा नेबर वैलिड नहीं है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। मैं एक और नेबर बचा, इसको ट्राई मारता हूँ। भाई इसका भी वैल्यू लेस देन सेफनेस फैक्टर है, तो यहाँ भी नहीं जा सकता। तो कोई नेबर पॉसिबल ही नहीं है। तो सेफनेस फैक्टर 3 वाला ना कोई पाथ ही नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने सेफनेस फैक्टर 3 को रिजेक्ट मार दिया। अब आप वैसे बात है, आप 3 से कम को ढूंढोगे, तो 3 से कम आपको 2 मिला। L इज इक्वल टू 1 है और R इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो मान लेते हैं मिड आपका 2 आ गया। ओके, मिड आपका 2 आ गया, बाइनरी सर्च लगा रहे हो ना, मिड आपका 2 आ गया। तो अब आप देखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, आपने देखा अच्छा इसका वैल्यू तो मेरे सेफनेस फैक्टर से ज़्यादा है, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे सेफनेस फैक्टर के जो वैल्यू 2 है ना मेरा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए वैल्यू किसी भी सेल का मेरे पाथ में। मुझे एक ये नेबर दिखा, मैं यहाँ पर आया, हाँ इसकी वैल्यू भी सेफनेस फैक्टर के बराबर है, बढ़िया। फिर एक नेबर मुझे ये दिखा और एक नेबर ये दिखा, तो देखो यहाँ नहीं जा सकता, इसका सेफनेस, इसका वैल्यू 1 है, जबकि मुझे 2 से कम नहीं चाहिए था, राइट। तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं इधर आया, इसका वैल्यू 3 है, बहुत बढ़िया, 2 से बड़ा है। फिर एक और नेबर मुझे ये दिख रहा है, यहाँ जा सकता हूँ, यस इसकी वैल्यू 2 है। यहाँ भी जा सकता था, इसकी वैल्यू 2 है ना, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये भी वैलिड है, यहाँ वैलिड नहीं होता, 1 है ना, मुझे लेस देन 2 चाहिए ही नहीं, मुझे ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 चाहिए। इसके बाद यहाँ आ सकते हो या तो यहाँ आ सकते हो, तो मैं यहाँ पर आया, फिर यहाँ आ सकते हो। तो आपको एक ऐसा पाथ मिल गया जिसमें आप 0,0 से n-1, n-1 जा पाए, है ना, और उसका सेफनेस फैक्टर 2 था, तो बहुत बढ़िया, है ना। 2 आपको मिल गया। फिर आप कोशिश करोगे कि 2 से बड़ा ढूंढो, तो 2 से बड़ा आप ढूंढोगे तो 3 आएगा, 3 का आपको मिला ही नहीं था, राइट, है ना। तो सिमिलर इसी तरह से बाइनरी सर्च लगाना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर आप ध्यान दो तो बहुत सिंपल हो चुका है अगर आपका सोल्यूशन। सबसे पहला चीज़ आपने ये फिगर आउट कर लिया कि सेफनेस फैक्टर पे बाइनरी सर्च लगाना पड़ सकता है ना। याद करो, घर पे पेरेंट्स से बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने रियलाइज़ किया था कि बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब बाइनरी सर्च लगाना, तो सेफनेस फैक्टर की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, सेफनेस फैक्टर की लोएस्ट वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। सेफनेस फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी रख दो। ठीक है, चलो ठीक है। अब बाइनरी सर्च जब लगाओगे तो मान के चलते हैं आपका मिड आया, कुछ वैल्यू आया, सेफनेस फैक्टर x आया। नाउ अब आपको क्या करना है, 0,0 टू n-1, n-1 जाना है। ठीक है, एंड चेक करना है कि भाई इफ़ देयर इज अ पाथ, ठीक है, इन विच ऑल सेल्स हैव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये x होना चाहिए। और इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है, जिसका सेफनेस फैक्टर x होना चाहिए, है ना। x से छोटा नहीं होना चाहिए किसी भी सेल का वैल्यू, है ना। हर सेल का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो उसका सेफनेस फैक्टर x होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेफनेस फैक्टर डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा समझने के लिए इसको, है ना। ये क्या है, ऑफ द पाथ ग्रिड इज डिफाइंड एज द मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस फ्रॉम एनी सेल इन द पाथ टू एनी थीफ इन द ग्रिड। ठीक है, तो उस पाथ का सेफनेस फैक्टर वही होता है ना। तो कोई भी ऐसा पाथ आपने ढूंढ लिया, ये वाला पाथ देखो आपने ढूंढा था ना, इसमें देख रहे हो कोई भी वैल्यू, कोई भी ग्रिड का मैनहट्टन डिस्टेंस नियरेस्ट थीफ से ग्रेटर देन लेस देन 2 है ही नहीं, है ना। तो इसका सेफनेस फैक्टर 2 हो गया इस पाथ का, और इसका आंसर 2 ही था। ठीक है, तो ये कितना स्टेप्स है हमारे का, एक बाइनरी सर्च लगाने वाला स्टेप है, और दूसरा है कि बाइनरी सर्च तो लगाना ही है, बट उससे पहले आपको मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है सबका। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, प्री कैलकुलेट मैनहट्टन डिस्टेंस ऑफ ईच सेल टू इट्स नियरेस्ट थीफ। और मैंने आपको एक ट्रिक यहाँ पर बताया था, ठीक है, कि ऑब्वियस सी बात है, मैं उल्टा काम करूँगा, मैं हर सेल के पास नहीं जाऊँगा, मैं हर थीफ के पास जाऊँगा और बोलूँगा भाई तू अपने ना नियरेस्ट सेल वालों को नियरेस्ट सेल वाले पर अपना दूरी उन लोगों को बता दो। ठीक है, तो एक बार में देखो ये थीफ ना इससे और इससे अपना दूरी बता पाएगा, फिर एक बार में ये बंदा अपने नेबर्स को बता देगा कि इसका इन लोगों का दूरी कितना है थीफ से, फिर ये इसको और ये इसको और ये इसको बता देगा दूरी थीफ से। तो देख लो हमारा फ़ायदा हो रहा है, एक बार में बहुत सारे सेल्स का हम दूरी निकाल पा रहे हैं उनके नियरेस्ट थीफ से यूजिंग BFS। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया, मैंने क्या बोला था, साइमल्टेनियसली सारे थीफ को बोल देंगे तुम लोग BFS हिट मार दो एक बार में और अपने नियरेस्ट सेल को पॉपुलेट कर देना। ठीक है, इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि ये क्या है, मल्टी
सोर्स BFS है। अगर मैं पहले ही आपको बोल देता कि भाई मल्टी सोर्स BFS लगा लो बन जाएगा, तो आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया कि हर थीफ को साइमल्टेनियसली मैंने बोला BFS हिट करने को। तो देख रहे हो एक ही बार में थीफ 1 भी अपना BFS हिट करेगा और थीफ 2 भी अपना BFS हिट करेगा, इसीलिए बोलते हैं इसको मल्टी सोर्स है, ये BFS है। यहाँ पर मल्टी सोर्स BFS चल रहा है। ठीक है, अगर उसको पिक्चर की तरह विजुअलाइज करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये जो थीफ 1 और थीफ 2 है, दोनों एक साथ ही BFS स्टार्ट करेंगे, तो ये इसका BFS ऐसे चल रहा होगा कुछ, और एट द सेम टाइम इसका भी BFS कुछ ऐसे चल रहा होगा, है ना। एट द सेम टाइम हमारे पास फ़ायदा हो रहा है सेम टाइम हिट करने पे। सभी लोग अपने अपने नियरेस्ट सेल को पॉपुलेट कर दे रहे हैं मैनहट्टन डिस्टेंस को एक बार में। ओके, तो यही सारे स्टेप्स हैं इसमें। प्री कैलकुलेशन ऑफ द मैनहट्टन डिस्टेंसेज ऑफ ईच सेल फ्रॉम इट्स नियरेस्ट थीफ, फिर सेफेस्ट बाइनरी ये क्या बोलते हैं इसको, सेफनेस फैक्टर पर हम लोग बाइनरी सर्च मारेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का जो भी वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू आया, मान लेते हैं मिड का वैल्यू x आया, तो आप क्या करोगे, वो जो आपने डिस्टेंस टू थीफ वाला बनाया था ना 2D अरे, वहाँ पर आप एक ऐसे पाथ ढूंढने की कोशिश करोगे 0 से 0 n-1 जाने का, जिसमें कोई भी ऐसा सेल ना हो जिसमें वैल्यू इस मिड से लेस हो, ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए, मतलब सेफनेस फैक्टर x होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस मिड के लिए मिल जाता है कोई भी एक ऐसा पाथ, तो आप रिजल्ट में बोल दोगे कि हाँ ये बढ़िया है मिड, बट आप लालच दिखाओगे, आप बोलोगे कि मैं और बड़ा मिड चाहता हूँ, और बड़ा सेफनेस फैक्टर चाहता हूँ, तो फिर आप एल को क्या करोगे, मिड +1 मूव करोगे। ठीक है, और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, ठीक है, ये तो पहला केस हो गया कि आपको आंसर मिल गया, रिजल्ट में मिड स्टोर कर दिया आपने, बट आप और बड़ा आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो एल को मिड +1 कर दिया। और अगर आपको आंसर नहीं मिला तो ये हैप्पी केस हो गया कि आपको एक पाथ मिल गया वैसा सेफनेस फैक्टर x का, और ये सैड केस हुआ कि सेफनेस फैक्टर मिड का आपको नहीं मिला कोई भी पाथ, तो आपको घटाना पड़ेगा, कि आपको देखना पड़ेगा कि और कम सेफनेस फैक्टर का ढूंढना पड़ेगा, तो r = मिड -1 कर देना। ठीक है, वही वाला बाइनरी नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो देखा जाए तो ये 3 स्टेप का ही प्रॉब्लम है। प्री कैलकुलेट कर दिया मैनहट्टन डिस्टेंस, बाइनरी सर्च लिखा सेफनेस फैक्टर पे, और हर जो भी बाइनरी सर्च में जो भी आपका सेफनेस फैक्टर आप ला रहे हो, है ना, उसके लिए आप यहाँ पर चेक कर रहे हो कि 0 से 0 to n-1 जाने का कोई भी पाथ है जिसका सेफनेस फैक्टर ये x है, तो ये 3 स्टेप में ही होगा। ठीक है, दैट इज़ वाई इसको हार्ड मार्क करना चाहिए था, क्योंकि इसमें देख लो मल्टीपल चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ रही हैं। पहले प्री कैलकुलेशन किया, फिर बाइनरी सर्च सोचा, फिर उसके बाद देखो हिट मार के यहाँ पर देख रहे हैं कि उस सेफनेस फैक्टर का कोई पाथ पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो कोड भी बड़ा होने वाला है इसका, है ना, और जब कोड करेंगे तो वहाँ पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लेंगे, बट ये स्टोरी समझना ज़रूरी था। ठीक है, चलो जल्दी से कोड करते हैं, और याद रखना जब कोड मैं करता हूँ तो जो मैंने समझाया एग्जैक्टली वही लाइन बाय लाइन मैं वहाँ बोलता भी हूँ, कुछ नया मैं वहाँ नहीं बोलता। ठीक है, तो जब कोड करूँगा तो ध्यान से एक एक लाइन को देखना, एक एक लाइन को समझना। जल्दी से कोड करते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। और हाँ, एक चीज़ देखो, कोड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, याद करो मैंने आपको बोला था ना कि जब आप ये वाला जो 2D अरे बनाओगे ना, डिस्टेंस टू नियरेस्ट थीफ, इसको पॉपुलेट करोगे जब, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आप पहले सारे के सारे थीफ्स जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उनको आप क्यू में डाल दोगे, राइट। पहला थीफ आपको यहाँ दिखा, वो 0,3 पर प्रेजेंट है। दूसरा थीफ कहाँ पर है, 3,0 पर है। एक बार में इन लोगों से BFS हिट करोगे, एक बार में इन लोगों के नेबर्स चेक करोगे, है ना, तो इन लोगों को पॉप करोगे, इनके नेबर्स चेक कर लोगे। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मान लेते हैं इसका दूरी खुद से तो 0 ही होगा ना, क्योंकि वो खुद थीफ है। ठीक है, तो इनका वैल्यू 0 है। ओके, अब इनका जो नेबर्स होगा, इनका जो इसका नेबर कौन है, ये है और ये है ना, तो मैं इसको एक बार में एक लेवल कवर कर रहा हूँ ना, तो ये लेवल एक बार में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैनहट्टन डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ना, वो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, ये पहला लेवल है ना, ये पहला लेवल है, राइट, तो इनकी दूरी डायरेक्टली 1 लिख दो ब्लाइंडली, और 1 ही आएगा आंसर। आप मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करके देख लो, 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद जो इनके नेबर्स है, इसका नेबर ये है, इसका नेबर ये है, और इसका नेबर ये है, तो मतलब ये नेक्स्ट लेवल हो गया, है ना, ये अपने BFS का नेक्स्ट लेवल हुआ। तभी तो BFS को लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल बोलते हैं, लेवल बाय लेवल कवर हो रहा है। पता है, इसका भी आप ब्लाइंडली जो मैनहट्टन डिस्टेंस है, देखो 2 हो जाएगा, 2 2, क्योंकि लेवल सेकंड है ना, तो डायरेक्टली आप ब्लाइंडली 2 लिख सकते हो। ये लेवल = 1 है, ये लेवल = 2 है ना, तो आप बोल सकते हो कि मैनहट्टन डिस्टेंस भी वही होगा। देख लो, आप वेरीफाई करके देख लो। इसका देख लेते हैं, क्या है भाई, 2,1 है ना ये सेल,
और इसका नियरेस्ट थीफ ये है ना, 3,0 पर है ना नियरेस्ट थीफ। मैनहट्टन डिस्टेंस निकालते हैं, 3 - 2 + 1 - 0 कितना हो गया, 2 हो गया। देखो सही बात है, 2 ही था हमारा आंसर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी ये अपने इसका नेक्स्ट लेवल का जब पॉपुलेट करेगा तो इसका दूरी 1 है, इसका दूरी 1 है। फिर जब नेक्स्ट लेवल यहाँ पॉपुलेट करेगा तो इनका दूरी कितना है, 2 है, 2 है, 2 है ना। इन 0 को हटा देना, ठीक है, ये 0 हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बचा ये वाला, तो कोई भी पॉपुलेट करे, चाहे ये थीफ इसको पॉपुलेट करे, चाहे ये थीफ इसको पॉपुलेट करे, वो आंसर 3 ही आएगा। देखो इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा। कि मतलब इन सेल्स का, ये जो सेल है, इन सेल का नियरेस्ट थीफ से दूरी 3 ही होगा। आप चाहे मैनहट्टन से निकालो, चाहे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे हो तो जो लेवल की वैल्यू होगी वही डाल देना। ये लेवल 3 है, देख लेना आप, लेवल इक्वल टू 3, ठीक है। लेवल या तो ऐसे कर सकते हो, ये मेरा लेवल 0 है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है ना। जो भी लेवल की वैल्यू होगी ना वही मैनहट्टन डिस्टेंस भी होगा उन नेबर्स का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, और जब कोड करेंगे ना तो एग्जैक्टली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। प्री कैलकुलेशन, फिर बाइनरी सर्च, उसके बाद ये वाला, ठीक है, जो हिट कर रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोड। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने n = ग्रिड डॉट साइज डिफाइन कर लिया है, रो भी n ही है, कॉलम भी n ही है। तो स्टेप 1 याद है क्या था, प्री कैलकुलेशन ऑफ दी एवरी सेल। क्या सेल, हर सेल का क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस टू इट्स नियरेस्ट थीफ, है ना। प्री कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस टू नियरेस्ट थीफ फॉर ईच सेल, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या था कि मल्टी सोर्स BFS मारेंगे। अब मैं मल्टी सोर्स BFS जैसा फैंसी वर्ड यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। और इस तरह के बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें मल्टी सोर्स BFS यूज़ होता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ऑफ इंट ले लिया, ठीक है। इसका नाम क्या रखना है, डिस्टेंस टू नियरेस्ट थीफ n वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। इसका भी n है, अभी -1 डाल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि वो अभी विजिट हुआ ही नहीं है, ओके, ठीक है। फॉर इंट i = 0, i > n, i ++, मतलब जहाँ जहाँ थीफ है उसके कोऑर्डिनेट्स को डाल देंगे ना हम लोग क्यू में BFS करने के लिए। तो मैं क्यू यहाँ डिफाइन भी कर देता हूँ, पेयर ऑफ इंट इंट क्यू, ठीक है, BFS करने के लिए। और जो सेल विजिट हो गए हैं उसको मार्क भी करना पड़ेगा हमें। तो वेक्टर ऑफ बूलियन विजिटेड, ठीक है, n वेक्टर ऑफ बूल n, ठीक है। स्टार्टिंग में सबको फॉल्स मार्क कर देते क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी सेल विजिटेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पुश ऑल सेल्स इन क्यू वेयर थीव्स आर प्रेजेंट, है ना। जिनकी वैल्यू 1 है वहाँ पर थीव प्रेजेंट होंगे। फॉर इंट j = 0, j <n n, j++, ठीक है। इफ़ ग्रिड ऑफ i, j = अगर 1 होता है मतलब वहाँ पर थीव प्रेजेंट है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, q.push i, j को डाल दो, ठीक है। और सिंस ये सेल को हमने क्यू में डाल दिया है तो उसको विजिटेड मार्क कर सकते हो क्योंकि दोबारा आप उस सेल में थोड़ी जाओगे। विजिटेड ऑफ i, j को ट्रू मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, वो विजिट हो चुका है अब, ओके। ये मेरा, हमने क्या किया, अभी मुझे डिस्टेंस टू नियरेस्ट थीफ निकालना है ना, तो मल्टी सोर्स BFS करना है मुझे। तो सबसे पहले क्यू में मैंने उन लोगों को डाल दिया, उन सेल्स को डाल दिया जहाँ जहाँ थीव्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मल्टी सोर्स BFS। इंट लेवल = 0 है स्टार्टिंग में, वाइल नॉट ऑफ q.empty, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता तब तक हमें करते रहना है ये, राइट। तो सबसे पहले साइज़ निकाल लेते थे कि करंट लेवल में कितने मेरे नोड्स हैं। क्यू डॉट साइज़ निकाल लिया हमने, ठीक है। और एक बार में सारे नोड्स को प्रोसेस करना है, याद करो लेवल बाय लेवल सारे नोड्स को एक बार में ही प्रोसेस कर रहे हैं। तो वाइल साइज माइनस साइज, इस जितने नोड्स हैं करंट लेवल में उनको हम लोग एक बार में प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। इंट करंट आई मान लो, ठीक है, क्या होगा, q.front इंट करंट j मान लो, q.front.first होगा ना, क्योंकि q.front में क्या एक पेयर है ना, तो डॉट फर्स्ट से i मिल जाएगा, डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड से
जे मिल जाएगा, क्योंकि देखो पेयर स्टोर कर रहे हैं ना क्यू में आई कॉमा जे, तो आई कॉमा जे मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसको पॉप भी कर लेते हैं, क्यू डॉट पॉप, उसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जो मेरा ये अरे था ना डिस्टेंस नियरेस्ट थीफ, तो यहाँ पर डिस्टेंस पॉपुलेट कर दो कि भाई डिस्टेंस नियरेस्ट थीफ ऑफ करंट आई और करंट जे का, मैंने क्या बोला था, जो भी लेवल का वैल्यू वही डाल दो, वही उसका नियरेस्ट थीफ से डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये करंट आई और करंट जे के जो नेबर्स हैं उनको मुझे क्यू में डालना पड़ेगा। फॉर, अब याद करो इनके नेबर्स कौन कौन है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो कल ही मैंने आपको बैक ट्रैकिंग वाले एक वीडियो में सिखाया भी था कि जब नेबर्स निकालना होता है तो उसका मस्त एक शॉर्टकट होता है, वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शंस। ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं आप आई कॉमा जे पर हो, तो अगर आपको अप का निकालना है इसके जस्ट ऊपर वाले सेल का, तो आई कॉमा जे में क्या ऐड करोगे, 1,0 ऐड करोगे। ठीक है, और अगर आपको नीचे का निकालना है जस्ट नीचे वाले सेल का, तो -1,0 ऐड करोगे। अगर आपको जस्ट लेफ्ट वाले सेल का कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करोगे, 0,-1, और राइट वाले सेल का कोऑर्डिनेट चाहिए तो 0,1। ठीक है, अप लेफ्ट, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट मिल गया। अब वहाँ अब उस पर मैं इटरेट करके डायरेक्शंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट एंड डिर डायरेक्शंस, ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका हो, बहुत बार हमने ये डायरेक्शंस वाला ट्रिक लगा रखा है। ठीक है, इंट, ये तो करंट आई और करंट जे था ना, अब न्यू आई कैसे निकालोगे, करंट आई जो भी था उसमें डिर ऑफ 0 को ऐड कर दो, इंट न्यू जे, करंट जे जो भी था उसमें डिर ऑफ 1 ऐड कर दो। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान दो, अब जो आपका न्यू आई और न्यू जे आया है, पहले तो ये चेक कर ले भाई कि वो वैलिड होना चाहिए, है ना, कि भाई न्यू आई जो है इट शुड बी, अगर वो लेस देन 0 हुआ, या फिर न्यू अंडरस्कोर जे जो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, सॉरी न्यू आई हो गया। ठीक है, या फिर न्यू अंडरस्कोर आई जो है, सॉरी जे जो है वो लेस देन 0 हो गया, या फिर न्यू अंडरस्कोर जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर एन हो गया, या फिर जो ये जो अरे है मेरा, इसमें न्यू अंडरस्कोर आई और न्यू अंडरस्कोर जे में ऑलरेडी वैल्यू है नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब ऑलरेडी विजिटेड हो चुका होगा वो। ठीक है, ऑलरेडी विजिटेड हो चुका होगा ना, तभी तो देखो नॉट इक्वल टू -1 है उसका वैल्यू, तो अब वैसे हमें उसको विजिट करना ही नहीं है, तो इस केस में कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब एक फ्रेश सेल मुझे मिला है, तो मैं इसको क्यू में पुश करूँगा, क्यू डॉट पुश न्यू अंडरस्कोर आई एंड न्यू अंडरस्कोर जे को आपने पुश कर दिया, और सिंस आपने जैसे इसको क्यू में पुश किया तो आपको उसको विजिटेड मार्क करना पड़ेगा, विजिटेड ऑफ न्यू अंडरस्कोर आई एंड न्यू अंडरस्कोर जे को विजिट मार्क कर दो। ठीक है, ट्रू मार्क कर दिया। अब देखो ध्यान दो, जैसे ही ये वाइल साइज माइनस माइनस वाला जो वाइल लूप है ना, ये वाला जो वाइल लूप है, अगर ये ख़त्म हुआ मतलब एक लेवल आपने फिनिश कर दिया ना पूरा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जस्ट जैसे ही ख़त्म होगा ये, आपको यहाँ पर लेवल ++ करना होगा, क्योंकि अब आप नेक्स्ट लेवल के नोट्स को प्रोसेस करने वाले हो। ठीक है, सबसे ज़रूरी पार्ट यही था कि आपका प्री कैलकुलेशन हो गया है ना। अब जैसे ही प्री कैलकुलेशन ख़त्म हुआ, याद करो सेकंड स्टेप क्या था, स्टेप 2, अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन SF, मतलब क्या था, सेफ फैक्टर जो भी है। ठीक है, तो मैं क्या मान लूँगा, इंट L इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इंट R इज इक्वल टू इंट मैक्स मान लो, या तो कोई भी बहुत बड़ा वैल्यू मान लो सेफनेस फैक्टर का। यहाँ पर देख लेते हैं क्या कितना लेंथ है, मैक्सिमम 400 दे रखा है ना मैक्सिमम लेंथ, देखो तो मैं एक काम करता हूँ, इंट मैक्स ना लेके 400 ही ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है ना। यहाँ पर मैं इंट मैक्स ना लेके 400 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें बाइनरी सर्च लिखना है, तो बाइनरी सर्च वही पुराना घिसा पिटा कोड, L लेस देन इक्वल टू R, इंट मिड इज इक्वल टू L प्लस R माइनस L बाई 2, 1000 बार बना रखा है हमने ये वाला कोड, है ना। इफ़, अब देखो ध्यान देना, करंटली ये जो मिड है ना, ये आपको लग रहा है कि ये आपको ढूंढना है ऐसा पाथ जिसका आंसर, मतलब ऐसा पाथ जिसमें हर सेल का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मिड ही होना चाहिए। ठीक है, तो मिड अंडरस्कोर SF इसका नाम दे देते हैं, मतलब सेफ फैक्टर मिड हम ये ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा ये लिखूँगा, फंक्शन लिखूँगा, जहाँ पर मैं ये चेक कर पाऊँ
कि कोई भी ऐसा पाथ अवेलेबल है क्या 0 से n-1 n-1 जाने का जिसमें कोई भी सेल का वैल्यू लेस देन मिड अंडरस्कोर एसएफ नहीं होना चाहिए। तो मैं चेक कर लूँगा, चेक नाम का एक फंक्शन लिख देते हैं, उसमें क्या पास करना है, डिस्टेंस टू थीफ ना, कॉमा, और क्या पास कर रहे हैं, मिड अंडरस्कोर सेफ फैक्टर, है ना। ठीक है, अगर मिल जाता है तब तो बहुत बढ़िया, हो सकता है मेरा यही आंसर हो, मिड अंडरस्कोर सेफ फैक्टर। ठीक है, बट मैं लालच करूँगा, एल इज इक्वल टू मिड अंडरस्कोर सेफ फैक्टर +1, आगे और बड़ा ढूंढूंगा, और अगर नहीं मिलता है तो मुझे घटाना पड़ेगा, राइट, है ना, मिड अंडरस्कोर SF -1 करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कुछ भी नया चीज़ नहीं किया मैंने, जो बताया बिल्कुल वही चीज़ें की हमने। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट करना है। अब लास्ट काम हमें क्या करना है, अपना चेक वाला फंक्शन लिखना है, स्टेप 3 था जो हमारा। बट यहाँ तक पॉज करो और रियलाइज़ करो और सोचो समझो थोड़ा कि आपको सब कुछ समझ में आया है कि नहीं, तभी आगे बढ़ना। नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको मेरा एक्सप्लेनेशन दोबारा से देखो, कहीं पर भी दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर डालना। अब लास्ट हमारा क्या है, स्टेप थर्ड क्या था, बूलियन चेक, अगर वैलिड है, अगर पाथ वैसा मिल गया तो आंसर ट्रू होगा, नहीं मिला तो नहीं होगा ट्रू। वेक्टर ऑफ इंट एंड डिस्टेंस नियरेस्ट टू थीफ, और क्या था, इंट सेफ फैक्टर जो मैंने भेजा है ना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैं BFS लिख लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्यू ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट क्यू। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं, वेक्टर ऑफ बूलियन विजिटेड, BFS लिख रहा हूँ ना तो विजिटेड के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, n कॉमा वेक्टर ऑफ बूलियन n, अभी कोई सेल विजिट हमने नहीं किया तो फॉल्स मार्क कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब वैसे आपको कहाँ से कहाँ जाना है भैया, आपको 0,0 से जाना है n-1, n-1 जाना है ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्यू डॉट पुश, 0,0 से जाना है तो 0,0 आपने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके। और हाँ, यहाँ पर विजिट मार्क कर देना कि आपने 0,0 को विजिट कर लिया, कि वापस मत आ जाना भाई यहाँ पर। ठीक है, अब वही पुराना घिसा पिटा अपना BFS का कोड, नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। देख रहे हो, 2 तरह का हमने BFS लिखा है वैसे, इसमें मल्टी सोर्स BFS भी, और ये वाला तो नॉर्मल BFS है, चेक वाला, है ना। ठीक है, तो देखते हैं, जब तक क्यू खाली नहीं हुआ था तो इंट करंट अंडरस्कोर आई क्या होगा, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट, इंट करंट अंडरस्कोर जे क्या होगा, क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड। हमें आई और जे मिल गया, रो और कॉलम मिल गया। ठीक है, क्यू डॉट पॉप कर दो उसको। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर करंट अंडरस्कोर आई आपका n-1 के बराबर हो जाता है और करंट अंडरस्कोर जे अगर वो भी n-1 के बराबर रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होना चाहिए, कि भाई आप पहुंच गए अपने एंड सेल तक जहां आपको जाना था। और अगर अभी तक नहीं पहुंचे हो तो ठीक है, अपने करंट आई और करंट जे के नेबर्स के पास जाएंगे अब हम लोग। ठीक है, तो फॉर और सॉरी वेक्टर ऑफ इंट एंड डिर डायरेक्शंस। ठीक है, तो नेबर कौन कौन सा था, इंट न्यू अंडरस्कोर आई इज इक्वल टू करंट अंडरस्कोर आई प्लस डिर ऑफ 0, एंड न्यू अंडरस्कोर जे इज इक्वल टू करंट अंडरस्कोर जे प्लस डिर ऑफ 1। ठीक है, तो आपको न्यू आई और न्यू जे मिल गया, जो नेबर है एक्चुअली मेरा। ठीक है, मुझे नेबर मिल गया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि भाई नेबर का क्या होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए ना, मतलब न्यू अंडरस्कोर आई जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड न्यू अंडरस्कोर जे जो है इट शुड बी लेस, सॉरी आई जो है इट शुड बी लेस देन n होना चाहिए, एंड न्यू अंडरस्कोर जे जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड न्यू अंडरस्कोर आई जो है जे जो है इट शुड बी लेस देन n होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन याद करो एक और चीज़ मैंने आपको बोला था कि अगर डिस्टेंस टू नियरेस्ट थीफ इस न्यू अंडरस्कोर आई का, ठीक है, और न्यू अंडरस्कोर जे का अगर वो लेस देन होता है सेफ डिस्टेंस के, जो भी आपका है SF, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कंटिन्यू कर जाओगे। फिर से समझो, मैंने आपको क्या बोला था, आपको वही सेल्स पे जाना है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू SF होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप यहाँ से ही कंटिन्यू कर जाओ, नेक्स्ट सेल की तरफ ध्यान दो। ठीक है, इसको आपने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट दिस सेल, क्योंकि उसकी वैल्यू देखो लेस देन SF हो गया, सेफ फैक्टर जो हमारा था। ठीक है,
और अगर ऐसा नहीं है तो भाई आराम से इसको क्यू में डाल दो, क्यू डॉट पुश न्यू_i न्यू_j, सॉरी, ठीक है, ये डाल दिया हमने। और विजिटेड मार्क करना पड़ेगा इसको, न्यू_i और न्यू_j को ट्रू मार्क कर दो, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ये भी चेक कर लेना कि भाई वो विजिटेड नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर एंड विजिटेड ऑफ न्यू_i एंड न्यू_j इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मतलब वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, तभी तो आप आगे जा पाओगे, राइट। इसको रन करके देखते हैं, काफ़ी कुछ है इस कोड में देखा जाए तो, ठीक है। तो लेट्स सी इफ़ वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, ये जो चेक वाला था आपका फंक्शन था, अगर आप कभी भी पहुँच ही नहीं पाए n-1 और n-1 में, तो ऑब्वियस है लास्ट में आप यहाँ पर क्या कर रिटर्न करोगे, रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कुछ एक लास्ट चीज़ देखो, जो यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्लाइड मिस्टेक ये कर दिया कि जब हम लोग प्री कैलकुलेशन कर रहे थे तो देख रहे हो, न्यू जब वैलिडिटी चेक कर रहे थे, न्यू_i लेस देन 0, न्यू_i ग्रेटर देन इक्वल टू n, न्यू_j लेस देन 0, न्यू_j ग्रेटर देन इक्वल टू n। फिर यहाँ पर देखो डिस्टेंस नियरेस्ट टू थीव देख रहे हैं यहाँ पर, नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पर हमें विजिटेड चेक करना चाहिए ना कि वो हम विजिट कर चुके हैं कि नहीं, क्योंकि देखो नॉट इक्वल टू -1 तो थीव का भी होगा ना, मतलब क्योंकि थीव का तो स्टार्टिंग में हमने वैल्यू 0 रखा है, क्योंकि एक थीव का थीव से वैल्यू 0 है, राइट। तो यहाँ पर -1 के बराबर तो वो भी नहीं है ना, तो ये हम नहीं चेक डाल सकते, मतलब हमें आइडियली यहाँ पर विजिटेड का चेक डालना चाहिए था, ठीक है। ये एक गलती मैंने कर दी, और एक टेस्ट केस से ही मुझे पता चला इसके बारे में, ठीक है। विजिटेड ऑफ न्यू_i न्यू_j, ठीक है। मतलब वो अगर विजिटेड है ऑलरेडी, या फिर नॉट इक्वल टू फॉल्स बोलो, या फिर विजिटेड हो, बात एक ही है। अगर वो विजिटेड है तो दोबारा उसके पास जाना ही नहीं, क्योंकि ध्यान दो ना यार, यहीं पर तो हमने विजिट मार्क कर रहे थे, कोई भी अगर विजिट हो चुका था उसको ट्रू मार्क कर देते थे, तो इसीलिए तो मार्क किया था, यहाँ पर उसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो हमें कंटिन्यू कर लेना चाहिए। नॉर्मल यही तो करते हो कि या तो आउट ऑफ बाउंड ना हो, या तो वो विजिटेड, या तो आउट ऑफ बाउंड हो, ठीक है, या फिर विजिटेड हो, तब उस केस में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऊपर भी हमने यही किया ना, हाँ ऊपर भी हमने विजिटेड ही चेक किया, विजिटेड ही चेक करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी फॉर एबल टू पास, पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब हम इसका एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, इधर देखो, यहाँ पर हमने पहले स्पेस देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने n×n का स्पेस ले लिया है बहुत बड़ा सा। फिर क्यू में भी देखो, वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे के सारे सेल्स क्यू में इंसर्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी n×n स्पेस जाएगा, ठीक है। और विजिटेड के लिए भी हमने n×n स्पेस लिया, तो स्पेस तो हमने n×n ले लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा। देखो ये वाला स्टार्टिंग में सारे थीव्स को हम लोग पुश कर रहे हैं क्यू में, तो यहाँ पर लग जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m×n, सॉरी n×n है ना, क्योंकि n×n ग्रिड है। और उसके बाद यहाँ पर क्यू में अगर आप देखो तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि सारे के सारे सेल्स हमें विजिट करने पड़ेंगे, राइट, सारे के सारे सेल्स विजिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी ऑब्वियस ही बात है n×n ही लगेगा हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और यहाँ पर आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो एल और आर के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियस है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है हमारा r-l के बीच में जितने भी सेफ फैक्टर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और जब चेक आप कर रहे हो तो यहाँ पर भी देखो, आप नॉर्मल BFS ही तो मार रहे हो, ठीक है। और BFS जब आप करते हो तो वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे के सारे सेल्स विजिट करने पड़ेंगे आपको, है ना, सारे के सारे सेल्स कवर करोगे, तो यहाँ पर भी n×n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, ठीक है। वर्स्ट केस में सारे सेल्स विजिट करने पड़ सकते हैं हमें, ठीक है। तो वर्स्ट केस हमारा दिख रहा है कि n², ये चेक वाले मेथड की वजह से, और ये लॉगरिथमिक जा रहा है, log ऑफ n बोल सकते हो उसको, है ना, लॉगरिथमिक जा सकता है, सेफ फैक्टर वैल्यू मैक्सिमम n तक जाएगा, ठीक है। तो log ऑफ n, यहाँ पर देखो log ऑफ n इंटू n², है ना, n² क्यों लगा, चेक यहाँ पर फंक्शन जो मैंने कॉल किया है, वर्स्ट केस में सारे सेल्स विजिट करने पड़ सकते हैं, और ये बाइनरी सर्च का log n लग रहा है, तो log n इंटू n², ठीक है। और ऊपर तो n² लग रहा था, यहाँ पर n² लगा, फिर यहाँ पर n² लगा, बट वो सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ये log n ड्यू टू बाइनरी सर्च मल्टीप्लाइड बाई n²। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² इंटू log n हो जाएगा वर्स्ट केस, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² आपको क्लियर दिख चुका है,
ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। बहुत कुछ सीखने को मिला इस प्रॉब्लम से। ठीक है, कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।